हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो बेसिकली यार, अब तक के लेक्चर्स में हम लोग अभी रिसेंटली ये पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि जो हमारे पास रेडिएशंस है उनका वेव नेचर भी है एंड पार्टिकल नेचर भी है। पिछले काफी लेक्चर से, 6-7 लेक्चर से हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि रेडिएशंस पार्टिकल नेचर की हैं या वेव नेचर की। फाइन। अब तक अगर हम बात करें तो बेसिकली हम वेव के अकॉर्डिंग दो तर्क, यानी कि डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कर चुके हैं, ठीक है ना। एंड पार्टिकल नेचर में अगर हम देखें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड देन हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, फाइन। एंड देन हमने किया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, फाइन। सो बहुत सारे तर्क हमने इस बात के लिए किए कि रेडिएशन का वेव नेचर आना चाहिए, एंड फिर बहुत सारे हमने इस बात के लिए किए कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर आना चाहिए। एंड एट द एंड व्हाट इज डिसाइडेड, देखो जो हमने तर्क दिया था बेसिकली वेव के लिए, बात तो वो भी सही है, एंड जो तर्क दिए गए हैं पार्टिकल के लिए, बात तो वो भी सही है। तो आइंस्टाइन ने ये प्रपोज किया कि एक्चुअली में लाइट, जो लाइट रे आ रही है उसका बोथ पार्टिकल नेचर भी है एंड वेव नेचर भी है, फाइन। सो आइंस्टाइन proposed that the light ray possess both wave nature as well as particle। फाइन। तो आइंस्टाइन ने प्रपोज किया कि इसका मतलब जो लाइट रे है, जो रेडिएशन है, उसका पार्टिकल नेचर भी है एंड वेव नेचर भी है। एंड आइंस्टाइन की इस बात से फिर डी ब्रॉगली ने 1924 के अंदर यह प्रपोज किया कि अच्छा, मान लेते हैं लाइट रे ट्रेवल कर रही है एंड उसका वेव नेचर भी है एंड पार्टिकल नेचर भी है। तो फिर डी ब्रॉगली ने बोला फिर तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों आने चाहिए। क्लियर। तो वहां से बेसिकली आइंस्टाइन की इस बात से 1924 के अंदर डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन मूविंग या मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑल्सो possess both particle nature as well as wave nature, यानी कि मूव कर रहे इलेक्ट्रॉन का बोथ नेचर है। इफ आई रेज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, अगर हम ये वाली चीज बनाएं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके अराउंड शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन चक्कर भी लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन खुद एक पार्टिकल तो है ही, पर वो एक रेडिएशन की तरह, फाइन। रेडिएशन का क्या होता है, क्रस्ट एंड ट्रफ, वो एक रेडिएशन की तरह, मतलब बेसिकली हमारा वेव नेचर। देखो व्हाट इज वेव, वेव बेसिकली जिसका क्रस्ट हो, ट्रफ हो, ये अल्टीमेटली इस तरीके से। अगर ये एक्चुअली मैं आपको एक और तरीके से इसको विजुअलाइज कराता हूं, फाइन। ये तो बेसिकली मैंने ऊपर से दिखाया है कि ऊपर से देखने से ऐसा लगेगा, अगर साइड से देख लें तो कैसा लगेगा। देखो साइड से ये कुछ इस तरीके से लगेगा, समझ पा रहे हो। बेसिकली यार अगर ये एक सर्कल है
बेसिकली अगर ये एक सर्कल है तो यहां से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल भी है एंड वेव भी है। तो डी ब्रॉगली के भैया इसी कंसेप्ट से हमारे पास नया टॉपिक जो आज का आता है वो है डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइन, सो बेसिकली द टॉपिक वी हैव इज डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां से बना ये बना बेसिकली आइंस्टाइन की बातों से। जो आइंस्टाइन ने बोला ना, देखो जो रेडिएशन के लिए हमने किया डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कंसेप्टों से ये पता चला कि रेडिएशन एक जुड़ी हुई चीज है, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर नहीं बनी हुई। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, लाइन स्पेक्ट्रम हुआ, वहां पे हमने ये समझा कि एक्चुअली में रेडिएशन छोटे छोटे बंडल्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में मतलब बेसिकली क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में हमने ये बात पढ़ा कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई है। तो वहां से आया पार्टिकल नेचर। पहले वेव प्रूव किया फिर पार्टिकल प्रूव किया। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला, ये दोनों नेचर है, वेव भी और पार्टिकल भी है। तो इसी बातों से डी ब्रॉगली ने फिर ये बात किसके लिए बोल दी, मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए, कि मूविंग इलेक्ट्रॉन भी क्या है, वेव भी है एंड पार्टिकल भी है। कोई दिक्कत, इज दैट थिंग क्लियर? सो बेसिकली यहां से ये बात लिखेंगे, देन ये डायग्राम बनाएंगे, देन आई सम अप दिस एंड फिर हम ये भी बात करते हैं कि जो डी ब्रॉगली बेसिकली फॉर्मूला बनाएगा फिर वो आइंस्टाइन से कैसे निकलेगा। लेट्स हैव इट। पहले ये इतना लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, देन ये फिगर बना लीजिए। दोनों किस्म के फिगर बनाए जा सकते हैं इन डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया, लिखते हैं फिर इसको। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, फाइन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख देते हैं यार, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, देखो एक बात तो पक्का है ना कि अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है, इसका मतलब डेफिनेटली उसका वेवलेंथ भी होगा, बिकॉज हर वेव का अपना एक वेवलेंथ होता है। तो अल्टीमेटली डी ब्रॉगली ने उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया। ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है यार। इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल तो वो है ही, आपको पता है इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है ना, पार्टिकल तो वो है ही, पर अगर वो मूव कर रहा है तो वो वेव भी है भाई, क्योंकि वो मूव कुछ इस तरीके से कर रहा है, मैंने आपको करके दिखा दिया। तो अगर वो वेव है तो फिर उसका कोई वेवलेंथ भी है। तो व्हाट डी ब्रॉगली सेड इज, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द वेवलेंथ एसोसिएटेड with a particle of mass m moving with velocity v is given as lambda is equal to h upon। फाइन, एंड अगर ये बात आप इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन कर रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज ये क्या आ जाएगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है ना, मतलब अगर ये बात इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन हो रही है तो h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइन, मैंने यहाँ पे दोनों ओवरऑल बेसिकली लिख दिए हैं। यहाँ पे किसी भी मास m के लिए ये वेवलेंथ डिफाइन करेगी कि अगर यार ये इलेक्ट्रॉन के लिए सही है तो फिर किसी भी मैटर के लिए सही है। इस तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली अगर कोई वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है ना, यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, एक बॉल है आपके पास m मास की और वो किसी v वेलोसिटी से जा रही है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी है, ठीक है ना। आपके पास बॉल है, फुटबॉल है, हर एक के लिए उन्होंने बेसिकली डुअल नेचर ऑफ मैटर बताया कि मैटर m इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी v, तो बेसिकली उसका आपके पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ, दैट इज h अपॉन mv, वेयर h क्या है, h हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, m is mass, v is वेलोसिटी। फाइन, एंड अगर यही बात हम इलेक्ट्रॉन के लिए बोले, क्योंकि
डी ब्रॉगली ने प्रपोज कहां किया था, उसने तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग एक डुअल नेचर शो कर रहा है, तो बेसिकली यहां क्या आ जाएगा, वो वाला लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ट्रैवलिंग इन अ वेव, उसका वेवलेंथ कितना आ जाएगा, h/mv, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी। me पैर में e लिखा हुआ है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, va इज एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अब हम ये देखते हैं बेसिकली यार ये बंदा ये फॉर्मूला निकाल के कहां से लाया है, मतलब ऐसा कौन सा पहाड़ खोद लेते हैं यार जो ये फॉर्मूला डिस्कवर कर लेते हैं। फाइन, सो अल्टीमेटली यार इस बंदे को आइडिया कहां से मिला, डी ब्रॉगली को आइडिया मिला आइंस्टाइन से, ठीक है ना, बिकॉज आइंस्टाइन ने ये बात बोली थी कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। अगर आइंस्टाइन ने ये बोला था तो फॉर्मूला भी पहले आइंस्टाइन ने बनाया होगा, तो इस बंदे ने आइंस्टाइन के फॉर्मूले से कैसे इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, लेट्स हैव इट। तो बेसिकली मैं यहां पे साइड पे कर देता हूं, दैट इज डेरिवेशन फ्रॉम आइंस्टाइन्स इक्वेशन। फाइन, मैंने जानबूझ के इसी बात के लिए जगह छोड़ी थी सो दैट मैं कंपेयर करके दिखा सकूं कि एक्चुअली में ये कहां से बना हुआ है, ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है यार। एक बात आपको पता है दैट E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, इस चैप्टर में आप बहुत बार आप ये पढ़ चुके हैं, दैट इज E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, एंड अगर ये दो शेल का डिफरेंस है दैट इज डेल्टा E, अदरवाइज एनर्जी एसोसिएटेड विद अ वेव, energy associated with a wave is equal to hc by lambda, and if it is a shell difference then this is delta E, otherwise this is energy associated with a wave। clear? तो ये फॉर्मूला तो क्लियर है। also E is equal to mc square, ये भी क्लियर है। ये तो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, इतनी ज्यादा फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। फाइन, मास को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है अगर वो मास लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। भाई आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, दुनिया की वर्ल्ड फेमस थ्योरी, तो बेसिकली वहां से फॉर्मूला क्या आया, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। नाउ 1 को 2 के साथ इक्वल रख दीजिए, क्लियर? सो व्हाट आइंस्टाइन हैव डज इज mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, and if you compare it, this is lambda is equal to h upon mc, because this is cancel out with square, so ultimately what we are left with is lambda is equal to h upon mc। clear? अब मैं आपको दोबारा से बताता हूं जो अपन ने इस लेक्चर में बिल्कुल शुरू में किया था, क्या लाइन पढ़ी थी, आइंस्टाइन प्रपोज्ड, आइंस्टाइन ने प्रपोज किया क्या, अरे लड़की को नहीं, आइंस्टाइन ने प्रपोज किया क्या, दैट अ रेडिएशन जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से आ रही है, यानी कि बेसिकली लाइट है ना, अपन ने शब्द ही ये लिखा था, लाइट हैज बोथ डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर भी है वेव नेचर भी है। फाइन, तो बेसिकली यार सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट के लिए उसने क्या निकाल दिया, वेव नेचर। वाई, कैसे निकाला, बिकॉज पार्टिकल का उसने लैम्बडा कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों के फॉर्मूला से उसने लैम्बडा कैलकुलेट कर लिया। एंड अगर आप इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों फॉर्मूलास को इक्वेट करो, देखो इक्वेट बोथ दीस फॉर्मूलास, इक्वेट करो इनको, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mc है, यहां लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv है। फाइन, बिकॉज लाइट ही है जो लाइट की स्पीड से चल सकती है, भाई बाकी सारी चीजें तो या इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग है या कुछ भी और ट्रैवलिंग है, दैट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v। मैं बात कर रहा था बॉल का क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, कोई दिक्कत? सो किसी भी मास का विच इज द, अगर किसी भी मास के लिए निकालना द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट मास हैविंग वेलोसिटी v, तो उसको निकालने का तरीका, उसकी वेवलेंथ को निकालने का तरीका क्या है, lambda is equal to h upon mv, and if you are talking about light, this is lambda is equal to h upon mc। यहां से इसने बताया कि अगर ये बात लाइट के लिए सही है, then for any mass m and velocity v, ये बात बिल्कुल सही है। आप यहां से ये समझ सकते हो, चाहे यहां से ये समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास ये फॉर्मूला डी ब्रॉगली ने दे दिया था, हमने ये बात प्रूव की कि डी ब्रॉगली ने फॉर्मूला कहां से निकाला। फाइन,
बाकी मुद्दा बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान न्यूमेरिकल इसके ऊपर आने वाला है। फाइन, सो लेट्स हैव द न्यूमेरिकल। कोई दिक्कत? तो न्यूमेरिकल में तो यार बॉल वगैरह कुछ भी दिया हो सकता है, किसी भी मास के लिए इलेक्ट्रॉन भी दिया हो सकता है, रेडिएशन भी दी हो सकती है, कुछ भी दिया हो सकता है। लेट्स हैव द न्यूमेरिकल। So very easy numerical we have, what will be the wavelength of a ball? फाइन, मैं पहली बात कर रहा था बॉल वगैरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है इसके अंदर। और इज द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम, मास दिया हुआ है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दी हुई है। बहुत ही ज्यादा आसान काम है यार, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन m। तुम्हें मास दिया हुआ है, तुम्हें वेलोसिटी दी हुई है, h तुम्हें पता है, बस ध्यान किसका रखना है? यूनिट्स का। यूनिट्स का ध्यान बहुत ज्यादा आसानी से रखना है यार। ये देखिए h की वैल्यू 6.626 into 10 raised to power minus 34, this is h, and mass 0.1 kilogram and velocity 10 meter per, फाइन, कोई भी दिक्कत? फाइन, तो ये हमारे पास बेसिकली जूल्स में है, तो जूल्स बेसिकली किलोग्राम में होता है। तो अल्टीमेटली याद रखिएगा, जब भी आप ये डी ब्रोगली का फॉर्मूला लगाएं तो आपका ये जो मास है वो किलोग्राम में होना चाहिए, एंड आपकी जो ये वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, यहाँ क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने पहले ही इसको किलोग्राम में एंड मीटर पर सेकंड में ही दिया है। फाइन, पर जब भी आपके पास इसका न्यूमेरिकल आए, आपको m यानी कि मास किलोग्राम में कन्वर्ट करना है एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करनी है। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन, सो बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करें 10 into 0.1, दिस कम्स आउट टू बी 1, सो द आंसर इज 6.626 into 10 raised to power minus 34 मीटर। क्लियर? ये बेसिकली क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है ना, ये पूरे का पूरा सॉल्व कर लेंगे। हाँ, जूल सेकंड। फाइन, एंड अगर किसी को नहीं पता है तो जूल को भी मैं खोल के लिख देता हूं, दिस इज जूल, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से काफी ज्यादा क्लियर है ना कि जूल बेसिकली क्या है, किलोग्राम में लिखनी है ये चीज, जो मास है वो किलोग्राम में मेंशन करना है, एंड जो स्पीड है वो है मीटर पर सेकंड के अंदर मेंशन करनी है। फाइन, टू कैलकुलेट द होल वैल्यू, किलोग्राम के साथ किलोग्राम कट जाएगा, अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद मीटर। फाइन, कोई भी दिक्कत? एक और न्यूमेरिकल कर लीजिए सच दैट दिस टॉपिक इज प्रेटी क्लियर। वैसे यार ये टॉपिक बहुत आसान है, अगर देखा जाए तो सिर्फ इसमें इतनी सी बात याद रखनी है कि एनी मास, any particle with a mass m moving with the velocity v have a wavelength and that wavelength is lambda is equal to h upon mv। इतनी सी बात है। फाइन, एक और क्वेश्चन कर लो। So ultimately we have another question, calculate the mass of a photon। देखो फोटोन बेसिकली क्या है? लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि फोटोन भी स्पीड ऑफ लाइट की जितना ही ट्रेवल करता है। एंड ऑब्वियसली लकीली यहाँ पे वेलोसिटी दी भी नहीं हुई, लकीली क्या देंगे ही नहीं, क्योंकि फोटोन दिया हुआ है, फोटोन इज अ पार्ट ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड तो हमें पता ही है, दैट इज 3 into 10 raised to power 8। फाइन, तो बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। सो यहाँ पे हमें बेसिकली चाहिए मास h अपॉन लैम्बडा v, h is 6.626 into 10 raised to power minus 34, lambda is 6.6 into 10 raised to power minus 10, because एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड देन वेलोसिटी 3 into 10 raised to power 8, 3 into 10 raised to power 8। देन इसे सॉल्व करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी, सॉल्व कर लेंगे, तो ये मैं मान के चल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली कट जाएगा, दिस इज 6.6 6.6 के साथ कट गया है, ठीक है ना, एंड देन 10 raised to power minus 34, so this is 1 upon 3 into 10 raised to power 44, 8 10 raised to power minus 36, so that is the final answer। फाइन, कोई दिक्कत? तो ये बेसिकली हमारे पास किस में बच गया? ये जूल्स में होता है, तो वी आर लेफ्ट द आंसर विद द क्लियर, so that is the approximately answer। देखो फंडा बिल्कुल क्लियर है।
बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फाइन, करना क्या है, इफ अ सब्सटेंस, इफ अ मैटर ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v, then it has a wavelength associated with it. That wavelength is equal to lambda is equal to h upon mv. कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत। फाइन, आगे बढ़ते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी को और सब्स्टिट्यूट करके इसका फॉर्मूला बना के देखते हैं कि क्या कुछ और बन सकता है। लेट्स हैव इट। यहाँ पे यार थोड़ी सी कैलकुलेशन सही करने वाली, दिस इज 34 और ये -2, बेसिकली यहाँ पे 32 है। ठीक है ना, फाइन, थोड़ी सी कैलकुलेशन सही करेंगे। क्लियर, कोई भी दिक्कत? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास यहां पे आ गया है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। फाइन, इसको फर्दर और नए फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट कराया जा सकता है और बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। तो एक अच्छी अप्रोच, एक बेसिकली एडवांस अप्रोच हम इसके अंदर देखने वाले हैं। फाइन, सो बेसिकली यह एडवांस अप्रोच क्या है, देखो हर चीज जिसका मास है और उसकी वेलोसिटी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है, इजंट इट? सो हम वहां से एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, मानते हो ये बात? काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर। अगर हम बेसिकली यार मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2m, किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू m से, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहां पे 2 इंटू एम आया तो हमारे पास बन गया m स्क्वायर v स्क्वायर। मानते हैं ये बात? यहां तक देखो, अगर कोई दिक्कत है 2 के साथ 2 कट गया होगा, m स्क्वायर हो गया, v का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत? एंड यहां से हमारे पास 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv। आ गई ये बात? mv इज इक्वल टू क्या आ गया, 2m काइनेटिक एनर्जी। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फाइन, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m काइनेटिक। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। फाइन, इसमें कई बार देखो, एक चीज मैं सिंपली बता दूं, ये भी याद रखें, कई बार काम चल जाता है, ये याद रख के भी कई बार काम चल जाता है, दैट लैम्बडा इज इनवर्सली रिलेटेड टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पर बेस्ट है अगर आप सारा फॉर्मूला याद रखेंगे, एंड द सारा फॉर्मूला इज लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ये फंडा? अब मुद्दा यहाँ थमने वाला तो है नहीं है, ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी को आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखो इफ अ चार्ज q having a potential difference v, so basically kinetic energy किसके इक्वल है, q into v, isn't it? फिजिक्स है यार ये तो, वैसे अपनी फिजिक्स भी क्या थोड़ी, पर इतना तो क्लियर है। फाइन, लाइक इफ अ चार्ज q having potential difference of v volt, यानी कि having का मतलब है it has been accelerated through a potential difference of v. Fine, if a charge is accelerated through a potential difference of v, then kinetic energy किसके इक्वल है, q into v के, isn't it? तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m qv। पर अगर वो चार्ज बॉडी Q की बजाय इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इफ
द चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, सो लैम्बडा क्या आ जाएगा, h अपॉन 2m ev। मानते हैं ये बात, लैम्बडा क्या आ जाएगा, h अपॉन रूट ऑफ 2m, q की बजाय क्या आ जाएगा e, बिकॉज e इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो q चार्ज किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर था, हमने यहाँ पे किसके ऊपर रिप्लेस कर दिया, इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया, एंड v इज द सेम वोल्टेज अप्लाइड या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस गिवन। क्लियर, सो दिस इज द फार्मूला। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मॉडिफिकेशन आती है। लेट मी डू दिस, अगर मैं यहाँ पे इसे रेज करूं, ये तो पता चल गया ना क्या किया है, h upon mv था, मैंने काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर रखा, वहां से mv सब्स्टिट्यूट कराया एंड फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, व्हाट आई गेट इज दिस थिंग। ठीक है ना, ये मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। सो अल्टीमेटली ये मेरे पास फार्मूला, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पर ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए पुट कर दिया। अब यहाँ पे h 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second, mass of the electron 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram, electron 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb। आप ये सारी चीजें करो पुट, and what you will get is lambda is equal to 150 upon v का, या फिर इसे 12.3 upon v भी लिखा जाता है। क्लियर, यानी कि आपको सिर्फ ये बताया होगा लाइक इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस, कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो आपकी वेवलेंथ ये आ जाएगी। क्लियर, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 12.3 ओवर b। फाइन, अब मुद्दा बात यहां पे थमती नहीं है, क्योंकि यार ये बात जो इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करी है किसी और के लिए भी आ सकती थी, यानी कि यही फॉर्मूला इफ the charge particle is अल्फा, अगर चार्ज पार्टिकल अल्फा है, अल्फा क्या होता है, हीलियम प्लस 2 चार्ज। फाइन, तो आप क्या करोगे, H तो वही है, मास ऑफ द हीलियम पार्टिकल पुट करोगे, मास ऑफ द हीलियम पार्टिकल कितना मास होता है, बेसिकली 4 into AMU, दिस इज द मास ऑफ हीलियम। क्लियर, एंड देन चार्ज पुट करोगे, चार्ज कितना है 2। अगर मैं यहां पे बताऊं, देखो H तो सेम है, हीलियम के लिए मास कितना आ जाएगा 1.6 into 10 raised to power minus 27 into 4 किलोग्राम। 4 क्यों किया है, बिकॉज़ हीलियम का मास 4 होता है, 4 AMU, दिस इज द वैल्यू ऑफ AMU। एंड जो इसके ऊपर चार्ज आने वाला है Q, Q इसके ऊपर कितना आने वाला है, दैट इज 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। क्लियर, तो ये वैल्यूज पुट करिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, दिस इज 0.101 डिवाइड बाय, सॉरी यहां पे ना रूट ऑफ भी आएगा, बिकॉज़ हमने सिर्फ इसका रूट निकाला। क्लियर, इसको भी सही कर लीजिए, रूट ऑफ v के नीचे तो अंडर रूट रहेगा, हमने सिर्फ 150 का अंडर रूट निकाला, दैट इज 12.3। तो वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.101 अपॉन रूट b। फाइन, काफी ज्यादा अपनी शीट के अंदर भी क्वेश्चन है ये। फाइन, 0.101 डिवाइड बाय रूट b, कि अगर हमने क्वेश्चन क्या डाला हुआ है कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा पार्टिकल देन व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल, दैट इज द आंसर 0.101। देखो जल्दबाजी में कई बार 12.3 वाला ही टिक हो जाता है, ऐसा लगता है यार कि देखो वो ऑप्शन लग रहा है, अरे गलती हो गई भाई, वो इलेक्ट्रॉन के लिए है 12.3, अल्फा के लिए ये वैल्यू कितना है 0.101। कोई दिक्कत, फाइन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, सो दैट द टॉपिक मस्ट बी प्रेटी क्लियर। फाइन, लेट्स हैव इट। So next is, if the kinetic energy of a particle is reduced to half, kinetic energy कर दिया हाफ, d ब्रॉगली वेवलेंथ को क्या फर्क पड़ेगा। फाइन, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 4 ऑप्शन हमारे पास, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी का रूट। फाइन, सो बेसिकली यहां से यार पहले ये सोचो हमें किसके साथ रिलेशन चाहिए, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का लफड़ा है एंड वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। क्लियर,
तो बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है, लैम्बडा इज इनवर्सली रिलेटेड टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही है ना यहाँ पे। तो यहां से मैं बेसिकली क्या कह सकता हूं, ये लैम्बडा 1 के लिए आ जाएगा, फिर लैम्बडा 2 के लिए आ जाएगा, and ultimately by 1 and 2 what I get is lambda 1 upon lambda 2, या हमें बेसिकली अब का निकालना है तो lambda 2 upon lambda 1, that is kinetic energy 1 upon kinetic energy। कोई दिक्कत? हमने 1 2 से 1 को डिवाइड कर दिया बिकॉज हमें बाद की वेवलेंथ का पहले की वेवलेंथ के साथ रेशियो चाहिए। फाइन, बिकॉज इसने बोला द डी ब्रॉगली वेवलेंथ नाउ बिकम्स, अब कितनी बन गई है, तो अब बेसिकली लैम्बडा 2 बन गया है अपॉन लैम्बडा 1। सो लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। देखो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी से अब क्या हो गया है हाफ, यानी कि अगर मैं फर्स्ट को ले लूं x तो अब क्या हो गया है x/2। अगर काइनेटिक एनर्जी 1 क्या है x, तो अब की काइनेटिक एनर्जी क्या है x/2। कोई दिक्कत? तो काइनेटिक एनर्जी अगर पहले क्या है x, तो अब क्या है x/2। इफ यू सॉल्व इट, lambda 2 upon lambda 1 is equal to this comes out to be √2। एंड यहां से मैं कह सकता हूं lambda 2 जो है पहले की वेवलेंथ से √2 टाइम्स ज्यादा है। नाउ व्हिच इज द आंसर? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान। फाइन, क्या किया हमने, देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी है, बहुत सिंपल सी बात है। फाइन, यहां से हमने देख लिया कि लैम्बडा का काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिलेशन है, लाइक दिस इज इनवर्सली एंड रूट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो यहां से हमने 1 के लिए 2 के लिए एंड देन हैव डिवाइडेड 2 बाय 1, दिस कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू। अगर पहले काइनेटिक एनर्जी h थी, अब हाफ रह गई यानी कि x/2। इफ यू सॉल्व इट, दिस कम्स आउट टू बी lambda 2 is equal to √2 of lambda 1। कोई दिक्कत? फाइन, so that's all about basically dual nature of electron and dual nature। so this was wave mechanical model, जिसमें हमने बेसिकली देखा कि आइंस्टाइन ने बताया लाइट का डुअल नेचर है, तो वहां से डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन का, इवन प्रोटॉन का, इवन मैटर हैव अ मास एंड विद अ वेलोसिटी v हैज अ wavelength associated with it, and उस wavelength का फॉर्मूला आया lambda is equal to h upon mv। lambda is equal to h upon mv को हमने फर्दर सब्स्टिट्यूट किया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी देन सब्स्टिट्यूट किया वोल्टेज के फॉर्मूले में, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फॉर्मूलास। फाइन, तो बेसिकली यार इसके अंदर अगर आपको याद रखना है तो वो है lambda is equal to h upon mv, lambda is equal to h upon √2m काइनेटिक एनर्जी, clear, and lambda is equal to h upon √2m q into v। fine, and if this q is electron, this is ev। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? if you have any दिक्कत, you can definitely pick me up। till then, best of luck, thank you so much।